ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 3 को हम जो है पढ़ेंगे। तो वही जो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन ये रिलेटिवली जो है आपके जो चैप्टर 3 और 4 हैं ये आसान है, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आपके डिफाइन हो रहे हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जो है हम आगे स्टेटिस्टिकल स्टडी में जो है काफी इस्तेमाल करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में हमने रैंडम वेरिएबल्स को स्टडी करना है कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, और फिर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, फिर रैंडम वेरिएबल्स के लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है हमको पता है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके नतीजे में जो है आउटकम्स जनरेट होते हैं, और तमाम आउटकम्स का जो सेट होता है वो सैंपल स्पेस होता है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो व्हाट आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ऐसे आउटकम्स जिनके होने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं दे आर सेम, दे आर इक्वल, तो उनको हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ऐसे आउटकम्स जिनकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑकरेंसेस जो हो, जिनकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग जो हो, जिनके होने की प्रोबेबिलिटीज बराबर हो, जिनके होने की प्रोबेबिलिटीज, उनके होने के जो चांसेस हैं वो इक्वल हो, तो उन्हें हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्ज करें आप एक फेयर कॉइन है, आप उसको टॉस कर रहे हैं। अब फेयर कॉइन जब हम कह रहे हैं, फेयर कॉइन का मतलब यही है कि इसके अंदर जो भी आउटकम्स आएंगे वो सब इक्वली लाइकली होंगे, यानी हर आउटकम के आने के जो चांसेस है वो बराबर होंगे। तो अगर हम एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता है इसकी सैंपल स्पेस में हेड या टेल अपीयर हो सकते हैं, तो हेड अपीयर होगा या टेल अपीयर होगा। इसमें दो आउटकम्स है, इनको अगर हम सेपरेटली दिखाएं तो ये जो आउटकम एच है इसका मतलब है कि हेड अपीयर हो, और आउटकम टी है इसका मतलब है टी अपीयर हो। तो ये दोनों आउटकम्स जो है वो इक्वली लाइकली हैं। तो क्योंकि दो आउटकम्स हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटीज बराबर हैं, तो हेड अपीयर होने की या टेल अपीयर होने की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी आपके पास वो 1/2 होंगी। ठीक है, तो हेड अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसका टेल अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। क्योंकि आपको पता है किसी भी सैंपल स्पेस में जो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज या जो टोटल प्रोबेबिलिटीज आपके पास होती है वो 1 होती है। तो अगर हेड और टेल दो आउटकम्स है तो हर एक के चांसेस हाफ हाफ हैं। इस टाइम दोनों का जो टोटल होगा, सम जो होगा इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का, वो 1 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है एक फेयर डाइस है, आप उसको आप थ्रो कर रहे हैं। फेयर डाइस का मतलब यही है कि इसके अंदर किसी भी आउटकम को किसी दूसरे आउटकम पर कोई फौकियत कोई प्रेफरेंस हासिल नहीं है। तमाम आउटकम्स जो है वो बराबर हैं, तमाम आउटकम जो इक्वली लाइकली है, मतलब तमाम स्टेटिस्टिकली तमाम आउटकम्स के अपीयर होने के चांसेस जो है वो बराबर है। तो अगर 6 आपके पास आउटकम हो, और तो 1 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी या 2 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी, उस तरह 6 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटीज, तमाम आउटकम्स के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटीज जो है वो बराबर हैं। तो क्योंकि 6 आउटकम है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास 1/6, ताकि अगर 6 आउटकम्स है इनकी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो जो टोटल सम आना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, वो 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो इन दो एग्जाम्पल में हमने देखा अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं तो दो आउटकम्स होंगे तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो इसी तरह अगर हमारे पास अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स फेयर डाइस में, तो उसमें टोटल 6 आउटकम्स है। तो अगर सारे के सारे 6 इक्वली लाइकली हैं, सबके ऑकरेंस की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो बराबर हैं, तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। तो इसी तरह सिमिलरली अगर आपके पास 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, तो हर एक की जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/10 होगी। यानी आप 1 से जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, 1 को उस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो जितने भी इक्वली लाइकली एंड आउटकम्स आपके पास होंगे, हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास आ जाएगी। तो जनरल रूल आपके पास क्या है, जनरल रूल फॉर n इक्वली लाइकली आउटकम्स, अगर आपके पास n इक्वली लाइकली आउटकम्स हो तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास 1/n। ठीक है, जैसे क्वाइन के केस में n2 था तो हर एक की 1/2 थी, डाइस फेयर डाइस के केस में n6 था तो हर एक की 1/6 है। इसी तरह अगर टोटल आउटकम्स आपके पास 25 हो और सारे इक्वली लाइकली हो, तो किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/25 होगी। यहाँ पर n जो होगा वो 25 होगा। ठीक है, तो अब ये बातें आपको याद रखनी है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने प्रोबेबिलिटी को स्टडी किया था। ये तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक प्रॉपर्टीज है कि इसमें जो सैंपल स्पेस है आपके पास वो श्योर इवेंट होता है, और सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है
जो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास वो 1 होती है, या जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स इन ए सैंपल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स होते हैं उन तमाम की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम इज इक्वल टू 1, ठीक है। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है फॉर एनी सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1। किसी भी सैंपल स्पेस की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 है, या किसी सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स हैं उन सबके प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो 1 है, ठीक है। तो अब आज ये अब मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूं। तो अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो भी आउटकम्स हो वो सब इक्वली लाइकली हो। अब अगर आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है, मतलब किसी एक आउटकम के अपेयर होने के चांसेस कुछ और हो, किसी दूसरे के कुछ और हो, डिफरेंट हो, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी सिचुएशन है वो फेयर नहीं है। तो अगर फर्ज करें आपके पास एक लोडेड कॉइन हो, लोडेड कॉइन का मतलब ये है कि अब कॉइन के अंदर दो ही आउटकम आ सकते हैं, हेड और टेल। लेकिन अगर वो लोडेड है, जैसे फर्ज कर लें आप उसके एक साइड पर जो आप चिपगम चिपका देते हैं, अब फिर आप उसको जो है टॉस करते हैं, तो उसकी वजह से अगर चिपगम चिपकी भी नहीं है तो वो फेयर कॉइन है, हेड या टेल दोनों के आने के चांसेस बराबर है। लेकिन अगर एक साइड पर आप चिपगम चिपका देंगे तो उससे क्या होगा कि हेड और टेल आने के जो चांसेस है वो बराबर नहीं होंगे। अब आपका जो कॉइन है वो फेयर नहीं होगा बल्कि लोडेड होगा। तो फर्स्ट कर ले आपके पास एक लोडेड कॉइन है जिसमें हेड और टेल के अपीयर होने के चांसेस बराबर नहीं हो, तो ये हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो हेड के अपीयर होने के चांसेस जो है टेल के अपीयर होने के चांसेस का ट्वाइस है। तो अब आप जो है हेड की प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मालूम करें और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मालूम करें, ठीक है। तो ये जो आपके पास एग्जांपल है इसमें आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है, और हमें ये बता रहा है कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो इसको यूज करके हम जो है डिफरेंट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। अब इसको मैं दो तरीकों से कर सकता हूँ। पहला तरीका ये, फर्स्ट कर लें जो टेल अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास वो एक्स है। अब टेल अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी एक्स की जगह आप स्मॉल पी भी ले सकते हैं, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। तो देन क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को x सपोज किया है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हेड है आपके पास वो 2x होगी। तो अब हम अगर x मालूम कर लें तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों हमारे पास आ जाएंगे। अब हम x किस तरह मालूम करें, तो इसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि किसी भी सैंपल स्पेस में तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 होता है। तो अब इसमें दो आउटकम है, हेड और टेल। तो हेड अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड रख दें, ये आपके पास 2x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल रख दें, ये x है, तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 1, तो 3x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 1/3। हमने x निकाल लिया, तो अब हम हेड और टेल के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटीज बता सकते हैं। क्योंकि हमने टेल के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी को x फर्ज किया था, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो इज इक्वल टू x यानी 1/3 है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल था, यानी 2x था, तो इसमें x की जगह हमने 1/3 रखा, तो उसका हेड या पेयर होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/3 आ गई, ठीक है। तो या तो आप प्रोबेबिलिटीज को x फर्ज कर लें या p फर्ज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने p फर्ज किया होता, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू p, तो देन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है व्हिच इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी इक्वल टू 2p, इन टर्म्स ऑफ p होगा 2p। फिर हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स इन ए सैंपल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स है, इसमें दो ही आउटकम है, इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड रख दी 2p प्लस p इज इक्वल टू 1। यहाँ से p को आपने सॉल्व कर लिया 1/3, p कहते हैं x कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट इज इक्वल टू p 1/3 आ गए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दैट इज ट्वाइस ऑफ p वो 2/3 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ऐसे आउटकम्स दिए हुए हो जो इक्वली लाइकली ना हो, तो फिर ये प्रोबेबिलिटीज फर्ज करके आप ऐसे जो आउटकम है उनमें जो प्रोबेबिलिटीज है उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गया आप इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मतलब है और अनइक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मतलब है। ऐसे आउटकम जिनके अपीयर होने की जिनका ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटीज बराबर है वो इक्वली लाइकली हैं, और ऐसे आउटकम जिनके अपीयर होने की या ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी की बराबर ना हो दे आर नॉट इक्वली लाइकली। समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर है? सही है, कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ पे? जी हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, यस सर, कट करके आ रही। सही है। अब आ जाए, अब हम रैंडम वेरिएबल या जो हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, अब हम उस पर आते हैं। और ये जो टॉपिक है रैंडम वेरिएबल का, अब ये आपका आगे तक यानी पूरे सेमेस्टर के एंड तक जो है
हम इस टॉपिक ये रैंडम वेरिएबल को जो हम स्टडी करेंगे इसकी डिफरेंट बातें, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास। जो स्टैटिस्टिक्स की जो दूसरी ब्रांच होती है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, तो उसमें रैंडम वेरिएबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये एप्लीकेशन में स्टैटिस्टिक्स की रैंडम वेरिएबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको अच्छी तरह समझ लिया, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो व्हाट इज ए रैंडम वेरिएबल, व्हाट आई मीन बाय ए रैंडम वेरिएबल, हाउ वी डिफाइन ए रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? तो रैंडम वेरिएबल को हम आर वी से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल भी ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं, आर वी, आर फॉर रैंडम, वी फॉर वेरिएबल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल जो उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स है या जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो बेसिक चीज है वो एक एक्सपेरिमेंट है। जब तक आपके पास एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, आपके पास आउटकम्स नहीं होंगे। एक्सपेरिमेंट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? एनी एक्टिविटी विच जनरेट्स आउटकम। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको आउटकम्स मिलेंगे, और जब आपको आउटकम्स मिलेंगे तो फिर ये सवाल अपियर होगा कि उनके अपियर होने की या उनके होने की प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो फिर वहां पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है राइज होगा। जब तक कोई एक्सपेरिमेंट, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, आउटकम जनरेट नहीं होंगे, सैंपल स्पेस फॉर्म नहीं होगी, और जब तक आउटकम जनरेट नहीं होंगे, सैंपल स्पेस फॉर्म नहीं होगी, तो हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके पास फर्ज करें, जब भी आप प्रोबेबिलिटी को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आप कोई एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे, फिर उसकी आप सैंपल स्पेस लेंगे, फिर उसके ऊपर आप जो है अपने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स जो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्ज करिए आपके पास एक्सपेरिमेंट है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, पहले भी आप कर चुके हैं आमतौर पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट लेके, हम पहले भी एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, अगर हम दो कॉइन्स को जो एक साथ टॉस करें, या एक कॉइन को वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा टॉस करें, तो स्टैटिस्टिकली उससे एक ही सैंपल स्पेस जनरेट होगी, एक ही आउटकम्स जो है जनरेट होंगे। तो ये इसकी सैंपल स्पेस है, एच 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 टी टी एच टी टी। तो अब इस सैंपल स्पेस के ऊपर जो है मैं एक जो है वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स क्या है? कैपिटल एक्स जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करता है। अगर मैं दो कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहा हूं, तो फिर मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि किसी भी वक्त जो भी आउटकम अपियर हो रहा है, इन चार में से कोई भी एक आउटकम अपियर होगा किसी भी इंस्टेंस में, तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे? एक्स जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर रहा है। तो अब मैं ये देखूं कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज जो है वो क्या है। अब क्योंकि हम दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ हेड्स या तो हो सकता है कि कोई हेड ना हो। ऐसा कब होगा? जब दोनों टेल्स अपियर हो, टी टी। या हो सकता है कि वन हेड हो। ऐसा कब होगा? जब या तो एच टी अपियर हो या टी एच अपियर हो, या दो हेड हो सकते हैं। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज जो है वो 0 1 2 है। तो अब अगर मैं इन एक्स की पॉसिबल वैल्यूज को दिखाऊं, और फिर इनके साथ जो आउटकम्स है जिसकी वजह से ये एक्स की पॉसिबल वैल्यूज मुमकिन होगी, उन्हें दिखाऊं, और फिर उनके अंदर प्रोबेबिलिटीज को लिखूं, तो यहाँ पे याद रखें जो सारे आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली हैं। तो जब ये आपको ये गिवन ना हो कि आउटकम्स की, बाय डिफॉल्ट आउटकम्स जो होते हैं इक्वली लाइकली होते हैं, क्योंकि 4 आउटकम्स हैं, तो किसी भी एक आउटकम की जो अपियर होने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 होगी। ठीक है, n होते हैं तो 1/n होती है। तो अब जैसे हमें द प्रोबेबिलिटीज ऑफ वैल्यूज ऑफ x जो इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, तो अब जैसे इस टेबल मैंने दिखाया, अगर x की वैल्यू 0 है, x क्या था? नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड 0 हो, ऐसा कब होगा? कौन कौन से आउटकम्स हैं जिनके लिए नंबर ऑफ हेड 0 होगा? एक ही आउटकम है, टी। तो x की वैल्यू अगर 0 है, तो एक ही आउटकम के नतीजे में x की वैल्यू 0 होगी, तो x की इस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि आउट ऑफ 4 ओनली वन आउटकम्स गिव्स में x इज इक्वल टू 0, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है। ठीक है, इससे अगर x की वैल्यू 1 है, यानी अगर नंबर ऑफ हेड्स आपके पास 1 है, तो वो कौन कौन से आउटकम्स हैं जिसमें नंबर ऑफ हेड्स 1 होंगे? इसमें दो आउटकम्स है, एक तो एच टी है पहले हेड और फिर टेल, या टी एच है पहले टेल और हेड। तो इन दोनों में एक नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 1 है, तो दो आउटकम्स है, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x होगी, यानी प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, वो आपके पास 2/4 होगी। 2/4 को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वो 1/2 है। ठीक है, या इन दोनों की आप प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेंगे, 1/4 प्लस 1/4, तो ये 2/4 यानी 1/2 होगी। इस तरह अगर x की वैल्यू 2 है, यानी अगर नंबर ऑफ हेड्स आपके पास जो है वो 2 है, तो कौन से आउटकम होंगे जिनमें नंबर ऑफ हेड 2 है? एक ही आउटकम है जब दोनों हेड अपियर हो, एच एच। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी? 1/4। तो x की ये तीन पॉसिबल वैल्यूज थी, 0 1 2, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटकम्स मैंने दिखाया, और फिर मैंने प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट किया है। तो x की वैल्यू 0 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, x की वैल्यू 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और x की वैल्यू 2 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अगर मैं x की तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूं, यानी 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x के कॉलम में सारी वैल्यूज का सम 1 है। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ x जो है इज ऑलवेज इक्वल टू 1 है। तो ये मेरे पास जो है x जो है ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम x की डिफरेंट वैल्यूज
और उनके अगेंस्ट जो उनकी प्रोबेबिलिटीज है उनको शो करते हैं, यानी हम ये दिखाते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है 1 वो किस तरह मुख्तलिफ एक्स की वैल्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो एक्स की तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमेशा 1 होगी। तो एक्स जो है मेरे पास वो एक रैंडम वेरिएबल है। तो एक्स क्या है, अब मैं रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ। तो एक रैंडम वेरिएबल जो है वो आपके पास डिफाइन किया जाता है ऑन ए सैंपल स्पेस एंड इट टेक्स इट्स वैल्यूज रैंडमली। तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज है, एक रैंडम वेरिएबल जो है इसको आप एक सैंपल स्पेस पर डिफाइन करते हैं। जब तक आपके पास सैंपल स्पेस नहीं होगी तो आप रैंडम वेरिएबल को जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। तो एक रैंडम वेरिएबल को आप एक सैंपल स्पेस पर डिफाइन करते हैं और रैंडम वेरिएबल जो है अपनी वैल्यूज को रैंडमली जो है वो टेक करता है। रैंडम वैल्यू टेक्स इट्स वैल्यूज रैंडमली। अब जैसे यहाँ पे ये जो सैंपल स्पेस थी कि आप दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं और इसके ऊपर आपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था नंबर ऑफ हेड्स, जिसकी पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2। तो अब देखें इसकी वैल्यूज किस तरीके से जो है अपीयर होंगी। अब फर्ज करें आपने दो कॉइन्स को टॉस किया तो इन चार में से कोई आउटकम आएगा। हो सकता है HT आ जाए। अगर HT आया तो x की कौन सी वैल्यू जो है वो अपीयर हो रही है आपके पास, इसमें एक हेड है 1। हो सकता है उसके बाद आप दोबारा दो कॉइन्स को टॉस करें, हो सकता है अब TT आ जाए। तो पहले x की वैल्यू 1 आई, अब फिर 0 आ गई। फिर आप दोबारा दो कॉइन्स को टॉस करें, यानी आप दो कॉइन्स को बार बार टॉस करें और फिर आप देखें x की जो वैल्यूज हैं वो कौन सी अपीयर होती हैं। तो x की वैल्यू 0, 1, 2 इन्हीं में से अपीयर होंगी। तो अब हो सकता है कि x की जो वैल्यूज आपके पास अपीयर हो सकता है कि पहले जो है वो HT अपीयर हो तो x की वैल्यू 1 होगी, फिर हो सकता है फिर TT अपीयर हो तो उसमें कोई हेड नहीं, x की वैल्यू 0 होगी। फिर आप दोबारा ये एक्सपेरिमेंट करें, यानी दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करें, हो सकता है कि दोबारा जो है टेल टेल आ जाए, फिर x की वैल्यू जो है वो 0 होगी। फिर आप अगेन करें, हो सकता है दो हेड आ जाए एशेस तो x की वैल्यू 2 होगी। फिर आप अगेन जो है इस एक्सपेरिमेंट को करें। तो इस तरह जब आप इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करेंगे तो x इन्हीं वैल्यूज 0, 1, 2 से वैल्यूज को रैंडमली लेगा। तो रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एक सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइन करते हैं। इसकी वैल्यूज नंबर्स में होती हैं और ये अपनी वैल्यूज को रैंडमली लेता है। तो ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन। तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? रैंडम वेरिएबल is something, a random variable is defined on a sample space and it takes its values randomly. तो ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे ये जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं कि आप एक कॉइन्स को दो दफा टॉस कर रहे हैं और उसको बाद एक रैंडम वेरिएबल आपने डिफाइन किया है नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो जब आप इस एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे होंगे तो हर आउटकम के साथ x की कोई ना कोई वैल्यू जो है वो एसोसिएट हो जाएगी। x की तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं 0, 1, 2। तो HH के साथ, यानी इसमें दो हेड हैं, x की वैल्यू कौन सी एसोसिएट हो गई 2। HT और TH के साथ x की वैल्यू एसोसिएट हो गई 1। और TT, जब TT आएगा तो हम कहेंगे x की वैल्यू 0 है। तो हम एक रैंडम वेरिएबल को इस तरह भी डिफाइन करते हैं। एक रैंडम वेरिएबल एक रूल है आपके पास या फंक्शन है आपके पास विच एसोसिएट्स ए नंबर टू ईच आउटकम ऑफ ए सैंपल स्पेस। तो रैंडम वेरिएबल जो है वो एक रूल है जो आप किसी सैंपल स्पेस को डिफाइन करते हैं। रूल को मैथमेटिक्स में फंक्शन भी कहते हैं। तो एक रैंडम वेरिएबल जो है आपके पास एक रूल या फंक्शन है जिसको आप एक सैंपल स्पेस को डिफाइन करते हैं और सैंपल स्पेस के हर मेंबर के साथ ये एक नंबर हमें देता है। सैंपल स्पेस के हर मेंबर के साथ ये रूल एक नंबर एसोसिएट कर देता है और जो रैंडम वेरिएबल जो होता है वो अपनी वैल्यूज को रैंडमली लेता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। तो समझ गए आप रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर है या इसमें किसी को कुछ पूछना है? समझ गए या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? बात क्लियर है जी? जी सर, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब जैसे मैं अब और एग्जांपल में लेता हूँ रैंडम वेरिएबल की। अच्छा, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है और फिर रैंडम वेरिएबल इज ए टेबल। जैसे ये मैंने एक्स का ये मैंने टेबल दिखाया था जिसमें ये जो रैंडम वेरिएबल है एक्स जो कि नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर रहा है, इसके डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज और उनके अगेंस्ट उनकी प्रोबेबिलिटीज को मैंने शो किया। तो ये जो टेबल होता है ये रैंडम वेरिएबल, इसको आप रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज ए टेबल व्हिच शोज ऑल वैल्यूज ऑफ ए रैंडम वेरिएबल along with corresponding probabilities, ठीक है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, एक रैंडम वेरिएबल की तमाम प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो है आपके पास अब एक और एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट करें कि एग्जांपल है रोलिंग टू डाई टुगेदर। हम दो फेयर डाई को एक साथ रोल करते हैं। तो फेयर डाई हैं, हर आउटकम्स के अपीयर होने के चांसेस बराबर है। टोटल 36 आउटकम्स होंगे। इस तरह ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ये इसकी सैंपल स्पेस है 1, 1 से लेके 1, 6 तक। कि पहले डाई पे 1 अपीयर हो, दूसरे डाई पे भी 1 अपीयर हो तो ये 1, 1 है। इसी तरह 6, 1 से लेकर 6, 6 तक। तो ये टोटल 36 आउटकम है। तो अब इस सैंपल स्पेस के ऊपर जो है मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ठीक है।
तो रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल मैं डिफाइन कर रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल जो है सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप। अगर आप दो डाई को थ्रो करते हैं तो उनके टॉप पर जो दो नंबर आते हैं उनका जो सम है वो रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू है। तो अब जो रैंडम वेरिएबल जो मैंने डिफाइन किया जो कि कैपिटल एक्स है, तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं आपके पास वो क्या होंगी? तो आपके पास जो है सम की वैल्यू कम से कम कब होगी? जब 1 1 अपीयर हो एंड 2 हो। अगर 1 2 अपीयर होगा तो सम 3 होगा, 1 3 अपीयर होगा तो सम 4 होगा, इस तरह 1 4 अपीयर होगा तो इन दोनों का सम 5 होगा। तो सम की मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 है और मैक्सिमम वैल्यू कब है? जब 6 6 अपीयर हो एंड 12। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 से लेकर 12 तक हैं। तो अब अगर मैं इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं तो ये x की मैंने ये टेबल बनाया, ये x जो रैंडम वेरिएबल है इसकी मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, x की पॉसिबल वैल्यूज हैं 2 3 4। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग वो आउटकम्स मैंने लिखे जिन आउटकम्स की वजह से ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अपीयर होगी। तो जैसे अगर आउटकम x की वैल्यू 2 कब होगी? कौन सा आउटकम हो जिसमें सम जो है 2 हो, वो एक ही आउटकम है, वो आपके पास है 1 1। जब 1 1 आएगा तो इसका सम 2 है। तो आउट ऑफ 36 आउटकम जो कि इक्वली लाइकली है, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/36 होगी। तो अगर x की वैल्यू 2 हो तो इसके साथ एक ही आउटकम अटैच है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है 1/36 है। इससे अगर x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 3 उस तक पॉसिबल है जब दो आउटकम्स है, या तो 1 2 अपीयर हो या 2 1 अपीयर हो, दो आउटकम है। तो x की वैल्यू जो 3 है इसकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों आउटकम की प्रोबेबिलिटी का सम होगी, यानी 1/36 प्लस 1/36 यानी 2/36। इस तरह अगर सम जो है 4 है, x की वैल्यू अगर 4 है तो इसके साथ तीन आउटकम्स अटैच है, इनमें से कोई भी आउटकम आएगा तो x की वैल्यू 4 होगी। इनका सम क्योंकि 4 है तो 1 3 आए, 2 2 आए, 3 1 आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/36 है। इसी तरह 5 अगर x की वैल्यू अगर सम 5 है तो वो कौन कौन से आउटकम्स है जिनमें सम 5 होगा? वो 1 4 2 3 3 2 4 1 है, 4 आउटकम्स है। तो x की वैल्यू 5 की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, वो 4/36। इस तरह बाकी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज मैंने दिखाई है। ये प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज होती है और फिर आस्ते आस्ते डिक्रीज होती है, इसमें एक सिमेट्री है। तो इससे अगर x की वैल्यू लास्ट में अगर 12 हो, सम 12 कब होगा? जब एक ही आउटकम हो 6 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का जो कॉलम है इसमें अगर हम तमाम प्रोबेबिलिटीज को अगर आप ऐड करेंगे तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज px जो है वो 1 आएगा। तो ये हमेशा ऐसा होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आपने या तो कोई गलती करी है या इसमें फिर कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो ये आप समझ गए x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किस तरह लिखी है। तो इसमें याद रखें जो एक रैंडम वेरिएबल होता है वो डिफरेंट फ्रॉम इट्स वैल्यूज है। एक दो चीजें आपके पास, एक तो रैंडम वेरिएबल है और एक उसकी वैल्यूज है। जैसे कोई भी आपके पास एट्रीब्यूट होता है वो अपनी वैल्यूज से डिफरेंट होता है। अगर आप हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट एक एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है। और अगर आप किसी शख्स की हाइट मेजर करते हैं 6 फीट तो वो उस हाइट की वैल्यू है। तो हाइट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स वैल्यूज, एट्रीब्यूट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स वैल्यूज। तो इसी तरह जो एक रैंडम वेरिएबल है वो एक प्रॉपर्टी है, वो एक एट्रीब्यूट है। एक रैंडम वेरिएबल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स वैल्यूज। तो जो रैंडम वेरिएबल है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमेशा याद रखें आप रैंडम वेरिएबल को कैपिटल अल्फाबेट से डिफाइन करेंगे। एग्जांपल है कैपिटल एक्स से मैंने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है, तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो स्मॉल एक्स से मैं डिफाइन करूंगा। और कैपिटल एक्स इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है और स्मॉल एक्स उसकी वैल्यूज है। ए रैंडम वेरिएबल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स वैल्यूज। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल होगा उस कैपिटल वाई से अगर हम उसको जो डिफाइन करेंगे तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो स्मॉल वाई है। तो याद रखें कैपिटल लेटर से रैंडम वेरिएबल डिफाइन होगा और उसकी वैल्यूज को कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से डिफाइन करेंगे और दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम थिंग, दे आर डिफरेंट। तो हम एक सैंपल स्पेस के ऊपर एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। एक ही सैंपल स्पेस हो तो उसके ऊपर आप एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल है आपके पास कि आप दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, या आपकी सैंपल स्पेस है, इसके ऊपर पहले मैंने रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन किया था। वो रैंडम वेरिएबल क्या था? नंबर ऑफ हेड्स, जो नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करता है। तो अब इसी सैंपल स्पेस के ऊपर मैं एक डिफरेंट रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं, तो उसको मैं डिफरेंट लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैपिटल वाई। अब ये रैंडम वेरिएबल क्या है? तो ये रैंडम वेरिएबल मैंने गिवन है आपको, ये सम ऑफ हेड माइनस सम ऑफ टेल्स के बराबर है। तो अगर आप दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करें तो उसमें अगर आप रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू लेंगे, वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? जो भी आउटकम है उसमें सम ऑफ हेड्स निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे सम ऑफ टेल्स। तो अब देखें y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है आपके पास। जैसे अगर आपके पास जो है h है, ये आउटकम है, तो इसमें सम ऑफ हेड आपके पास कितने हैं? 2 माइनस सम ऑफ टेल, इसमें कोई टेल नहीं है तो सम ऑफ टेल आपके पास 0, तो 2 माइनस 0 y की पॉसिबल वैल्यू होगी 2। अगर ht आउटकम है, इसमें सम ऑफ हेड आपके पास 1 है, एक ही हेड है और टेल भी एक ही है, तो सम ऑफ हेड 1 है, सम ऑफ टेल भी 1 है, तो 1 माइनस 1, तो y की वैल्यू होगी 0।
इस तरह TH के लिए भी इसमें सम ऑफ हेड 1 है, माइनस सम ऑफ टेल 1 है, 1 माइनस 1 0। अच्छा, इसी तरह जो TT है, अगर दोनों टेल्स आए तो इसमें कोई हेड नहीं है, तो सम ऑफ हेड 0 माइनस सम ऑफ टेल 2, तो 0 माइनस 2 माइनस 2। तो y की जो पॉसिबल वैल्यूज आपके पास वो 0 2 माइनस 2 है। तो अब अगर मैं y की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाऊं तो y की अगर वैल्यू माइनस 2 है, ऐसा कब होगा? जब आउटकम TT हो, और क्योंकि 4 आउटकम है, चारों इक्वली लाइकली हैं, तो इस एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। और अगर y की वैल्यू 0 है तो ऐसा कब होगा? वो कौन कौन से आउटकम्स हैं जिनके लिए y की वैल्यू 0 यानी जिसमें सम ऑफ हेड माइनस सम ऑफ टेल 0 है? वो HT या TH है, दो आउटकम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 यानी 1/2 है। और y की वैल्यू 2 है, तो ऐसा कब होगा? जब ये आउटकम आए HH, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो y की तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो 1 है। तो ये y की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल आपको बताना हूँ। फर्ज करें आप जो है आपकी जो सैंपल स्पेस है वो सेट ऑफ ऑल पीपल है। ठीक है ना, ये आपकी सैंपल स्पेस है, सेट ऑफ ऑल पीपल। अब इसके ऊपर आप ये एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करें। याद रखें, जब तक आपके पास सैंपल स्पेस नहीं होगी आप रैंडम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई कहता है कि आप एक रैंडम वेरिएबल को कंसीडर करें, तो आप उससे पूछेंगे सैंपल स्पेस मुझे बताएं क्या है जिसको मैं रैंडम वेरिएबल जो है डिफाइन करूं। तो आपके पास पहले सैंपल स्पेस होनी चाहिए, फिर आप उसके ऊपर कोई रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। अगर सैंपल स्पेस नहीं है तो पहले आप ये अपने आप से पूछेंगे सैंपल स्पेस कौन सी है जिस पर मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है। तो जैसे यहाँ पे ये सैंपल स्पेस है सेट ऑफ ऑल पीपल, तो अब इसको मैं एक रैंडम वेरिएबल में डिफाइन कर रहा हूँ हाइट ऑफ पीपल इन फिट। फिट में लोगों की हाइट। तो अब जावेद अगर मैं किसी भी पर्सन को अगर मैं पर्सन को रैंडमली चूज करूं, जैसे अगर बिलाल आएगा तो बिलाल की जो हाइट होगी वो उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी। फिर मैं किसी और पर्सन को ले लेता हूँ, फिर मैं सलीम को ले लेता हूँ, तो सलीम की हाइट को मेजर करूंगा तो उसकी हाइट बिलाल से डिफरेंट होगी। तो इससे ये जो रैंडम वेरिएबल है पर्सन टू पर्सन हाइट की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। तो इस रैंडम वेरिएबल एक्स की जो वैल्यूज होगी वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगी। तो इसकी वैल्यू उस नंबर में होगी। ये एक सैंपल स्पेस पर हमने इस तरह डिफाइन करी है कि हर उस सैंपल स्पेस के आउटकम के साथ या उस सैंपल स्पेस के हर मेंबर के साथ एक्स की कोई ना कोई वैल्यू एसोसिएट हो गई है, और एक्स अपनी वैल्यू जो वो रैंडमली ले रहा है। आप लोगों की हाइट रैंडमली नापे, किसी की 6 फीट है, किसी की 5.5 है, किसी की 5.7 है, किसी की 6.2 है, किसी की 5.1 है, तो इस तरह एक्स की वैल्यूज जो है रैंडमली अपीयर होंगी। तो ये मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है। तो अब इसकी जो सैंपल स्पेस है नीचे मैं बता रहा हूँ सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पीपल। तो ये भी एक रैंडम वेरिएबल है, और इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है आपके पास वो मैंने शो करी है, जैसे 5.3 फीट है या 5.8, इस तरह ये अपनी रैंडमली वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे ये जो रैंडम वेरिएबल है आपके पास, x कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज। ये किसी गिवन रेंज में कोई भी वैल्यू ले सकता है। जैसे हाइट जो है जनरली हम बता सकते हैं कि हाइट ऑफ पीपल कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 2 फीट एंड 9 फीट। 2 फीट और 9 फीट के दरमियान लोगों की जो हाइट है वो इस रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। वो 3.15 भी हो सकती है, 4.67 भी हो सकती है, 5.1 भी हो सकती है, 6.2 भी हो सकती है, 6.35 भी हो सकती है। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है, ये जो पहले आपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए थे जिसमें आप नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर रहे थे, वो उससे डिफरेंट है। तो इस तरह आपके पास दो टाइप्स के जो है रैंडम वेरिएबल। ये जो रैंडम वेरिएबल हाइट, इसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। ठीक है ना, और जो ये जो नंबर ऑफ हेड जिसमें आप काउंट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूज कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होती, वो जंप्स के अंदर चेंज होती हैं। तो जिस तरह आपके पास दो टाइप्स का डेटा होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है और कंटिन्यूअस डेटा होता है, तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास दो टाइप्स के रैंडम वेरिएबल है। तो अब मैं रैंडम वेरिएबल्स की जो टाइप्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो टाइप्स और रैंडम वेरिएबल दो टाइप्स के, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इनमें क्या प्रॉपर्टी है? दे टेक ओनली डेफिनेट वैल्यूज, ओनली डेफिनेट वैल्यूज आर पॉसिबल, दे टेक देयर वैल्यूज इन जंप्स। इनमें सिर्फ डेफिनेट वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, ये अपनी वैल्यूज जंप पे लेते हैं। जैसे इसके एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जैसे एग्जांपल्स में नंबर ऑफ हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस, अगर आप दो कॉइन्स को टॉस करें तो उसमें अगर आप नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करें तो नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो ये पॉसिबल वैल्यूज है जो कि डिस्क्रीट है। तो या तो 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 1 है, जंप लगाई उसने। 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 0.3 पॉसिबल नहीं है, 1.5 पॉसिबल नहीं है, तो 0 या 1 या 2। तो ये जो आपके पास रैंडम वेरिएबल है जो के काउंट करता है, जो काउंट करने वाले रैंडम वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा डिस्क्रीट होते हैं। इसका एक और एग्जांपल है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की, सम ऑफ नंबर्स व्हेन 2 डाई आर रोल्ड। जब आप दो डाई को रोल करें तो जो दो नंबर से अपेयर हो उनका सम, तो वो भी क्या है? एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। उसमें भी सिर्फ डेफिनेट वैल्यूज पॉसिबल है, यानी 3 से लेकर 12 तक, और वो वैल्यूज को अपनी जंप्स में लेता है, वो कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होता। लेकिन जो दूसरी टाइप के रैंडम वेरिएबल्स है आपके पास जो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं, वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स दे टेक ऑल वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज इज पॉसिबल, जिनकी किसी भी गिवन रेंज में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, दे टेक देयर वैल्यूज कंटिन्यूअसली।
वो अपनी वैल्यूज को कंटिन्यूसली लेते हैं, उनकी वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो उन्हें हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो इसके एग्जांपल है, जैसे आप हाइट ऑफ पर्सन है, अब लोगों की हाइट जो है सेट ऑफ ऑल पीपल, ये सैंपल स्पेस है, आप इसको बड़े रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं हाइट ऑफ पर्सन। तो आपको पता है लोगों की जो हाइट है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, वो किसी गिवन रेंज में उसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। इस तरह लोगों का वेट है, लोगों का वेट भी आपके पास क्या है, वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, वो भी एक गिवन रेंज में कोई भी वैल्यू रह सकता है। ऐसा लोगों की इनकम है, इनकम भी आपके पास क्या है, वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, वो भी किसी गिवन रेंज में कोई भी वैल्यू उसकी पॉसिबल हो सकती है। इस तरह लोगों का आईक्यू लेवल है या इंटेलिजेंस जो लोगों की हम मेजर करते हैं आईक्यू की मदद से, वो भी एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो है डिफरेंट एग्जांपल्स है। ठीक है, तो समझ गया आप रैंडम वेरिएबल्स की दो टाइप्स। अब हम इनको स्टडी करेंगे, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो पहले जो है हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि इनकी स्टडी ज्यादा आसान है। तो पहले हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो इनको हम पढ़ते हैं। तो ये पहली टाइप के रैंडम वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट रैंडम, चाहे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो या कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो, हर एक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को पहले पढ़ते हैं। तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जो पहले मैंने नंबर ऑफ हेड्स वगैरह की या एक्स या वाई की ये जो प्रोबेबिलिटीज दिखाई थी, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ये सम ऑफ टू नंबर्स ऑफ अपीयरिंग और टू डाई है, उसकी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अब जो किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम चार तरीकों से लिख सकते हैं, चार तरीकों से हम दिखा सकते हैं। तो अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के चार तरीके कौन कौन से, ये नंबर वन है यूजिंग टेबल। टेबल की मदद से, ये जैसे पहले मैं कर चुका हूँ, पहले मैंने टेबल बनाए थे। और दूसरा तरीका है यूजिंग फंक्शन। आप कोई फंक्शन लिखकर जो है जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बता सकते हैं। तीसरा तरीका यूजिंग ग्राफ, आप ग्राफ की मदद से बता सकते हैं। चौथा तरीका यूजिंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की मदद से। इन चार तरीकों से हम किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम जाहिर करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो अब ये चारों तरीके हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले आए हम टेबल की मदद से जो है वो किस तरीके से जो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं। तो फर्स्ट करें, इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो फर्स्ट करें, अब इसमें आप एक कॉइन को 3 दफा टॉस करते हैं। तो जब आप 3 दफा टॉस करेंगे तो ये 8 आउटकम जनरेट होंगे। तो ये इसकी सैंपल स्पेस है कि एच 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 टी से लेकर टी टी टी, यानी तीनों हेड हो या दो हेड एक टेल हो, इस तरह तीनों टेल हो आपके पास। ठीक है, तो ये 8 आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, बाय डिफॉल्ट इक्वली लाइकली होंगे। तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। ठीक है, तो आप इसको पर एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। याद रखें, रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं और उसकी पॉसिबल वैल्यूज को कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल अल्फाबेट से, और दे आर नॉट इक्वल। ये रैंडम वेरिएबल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स वैल्यू। सो हम एक इसको रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। तो अब अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, या तो कोई हेड नहीं हो, 0, या एक हेड हो, या 2 हेड हो, या ज्यादा से ज्यादा 3 हेड हो, तो एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो 0, 1, 2, 3 है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिखाऊं, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वो कौन से आउटकम से जिसमें नंबर ऑफ हेड 0 होगा, एक ही आउटकम है जब तीनों टेल आए टी टी टी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। हाँ, 8 आउटकम से सब इक्वली लाइकली, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। एक्स की वैल्यू 1 होगा, नंबर ऑफ हेड्स 1 हो, तो कौन कौन से आउटकम है जिसमें नंबर ऑफ हेड्स 1 है, तो ये 3 है, एच टी टी एक हेड है, इसमें टी एच टी इसमें भी एक हेड है, और टी टी एच 3 आउटकम से, तो एक्स की वैल्यू 1 की प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गई। इस तरह एक्स की वैल्यू 2 की प्रोबेबिलिटी में भी 3 आउटकम है, यानी 2 हेड कब होंगे, जब एच एच टी हो या एच टी एच या टी एच एच हो, इन तीनों आउटकम में 2 हेड है। ये 2 हेड वाले 3 आउटकम से, तो एक्स की वैल्यू 2 की प्रोबेबिलिटी 3/8, और अगर एक्स की वैल्यू 3 यानी नंबर ऑफ हेड्स 3 हो, तो कब 3 हेड हो गए, जब एक ही आउटकम हो, एच 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 तीनों हेड हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो एक्स की तमाम प्रोबेबिलिटीज का जो सम इज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स, वो 1 है। तो याद रखें, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए आपके पास। तो ये तो मैंने पहला तरीका आपको बता दिया, टेबल यूज करके आप किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अब एक फंक्शन को यूज करके भी जो है आप किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं। अब जैसे यही आपके पास टेबल है, अब इसके अंदर ये जो प्रोबेबिलिटीज है उसको अगर मैं एक फंक्शन के तौर पर लिखूं, एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के बराबर है। तो एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, ये एफ ऑफ एक्स एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है that is equal to the probability of x, that is equal to the probability that the value of random variable is x, यानी fx is equal to px। तो अब जैसे ऊपर देखें, दो ही प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज हैं 1/8। 1/8 कब है, जब x की वैल्यू 0 हो या 3 हो। तो मैंने fx को इस तरह डिफाइन किया, fx is equal to 1/8, यानी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। और कब है, आगे बता दिया, जब x या तो 0 हो या 3 हो, या प्रोबेबिलिटी आपके पास 3/8 हो। 3/8 कब हो आपके पास, जब x की वैल्यू 1 और 2 हो। ठीक है, तो ये जो है आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को मैंने डिफाइन किया। तो ये मीटिंग खत्म होने वाली, तो यहाँ पर जो है मैं अपनी इस मीटिंग